हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात यूडीसी लेवल 2 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम इसके डेस्क्रिप्टिव पार्ट को सॉल्व करेंगे, ऐसे और लेटर को। इस वीडियो में मैं दोनों ऐसे को आपको समझाऊंगा और अगली वीडियो में लेटर, और एक वीडियो में स्पेशल बनाऊंगा ग्रामर के लिए। ओके, तो इस वीडियो में दो ऐसे हम डिस्कस करेंगे जो कि है मैन एंड एनवायरनमेंट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो पहला मैन एंड एनवायरनमेंट। तो आप कोई भी ऐसे जब शुरू करते हैं, जो एनवायरनमेंट हो, डेमोक्रेसी या फिर वुमेन एम्पावरमेंट, उसे आप एक कोड के साथ शुरू करें तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। एक अच्छा सा कोड, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैन शेप्स हिमसेल्फ थ्रू डिसीजंस एंड शेप्स हिज एनवायरनमेंट। हम जो भी डिसीजन लेते हैं अपने लिए, वो हमारे एनवायरनमेंट को भी इम्पेक्ट करता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। और एवर सिंस द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड। जब से शुरू हुई दुनिया, तब से ही हमारे मानव और वातावरण का रिश्ता कायम है। उसके बाद एयर, वाटर, सॉइल, ट्रीज, वाइल्ड लाइफ, ये सभी हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं। तो एयर, वाटर, सॉइल, इनके पॉल्यूशन के बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छे अच्छे जो भी गैसेस होते हैं हार्मफुल, उनके नाम मेंशन कर सकते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उसका ट्री काटने से ऑक्सीजन की कमी होती है। वाइल्ड लाइफ हंटिंग, ये भी आप लिख सकते हैं। और जो भी कोविड-19 चल रहा है, उसका भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हम पेड़ काटते थे बेपरवाही से, उसके बाद ऑक्सीजन की कमी हुई, लेकिन अब हम ऑक्सीजन के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं अपने पेशेंट्स को बचाने के लिए, और जो पेड़ ऑक्सीजन देते थे हम उन्हीं को काटते थे। तो जैसा किया हम वैसा भर रहे हैं, ये ऐसा आप लिख सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और आप उसको जो भी पोर्शन, उसको आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं। जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, एक एक करके सबको आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं। और उसके बाद आप कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि देयर इज़ नो प्लेनेट बी, कोई दूसरा ग्रह है कि जहाँ पर पानी या फिर वाटर है, नहीं है ना। तो यही ग्रह है हमारा, हमारी पृथ्वी। तो ये आप लिखेंगे, हम जैसा केयर नेचर करेंगे वैसा ही नेचर हमको केयर करेगा। उसके बाद कितने सारे सरकारी जो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं, मैनी इनिशिएटिव्स टेकन बाय देम, वो सब आप लिख सकते हैं एक एक एग्जांपल में। उसके बाद कोई भी आजकल में कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, लाइव एग्जांपल की कितने लोगों ने कितने पेड़ लगाए, कहीं पर गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में उनका रिकॉर्ड में नाम शामिल है। उसके बाद ये हमारा घर है और हम ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसके डेस्ट्रक्शन और ग्रोथ दोनों के लिए। ऐसे आप एंड करेंगे, ठीक है। ये ऐसा ऐसे लिखेंगे, इसको आप अच्छी हैंडराइटिंग से लिखेंगे, उसके जाके अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। अब अगला ऐसे देख लेते हैं एक बार। अगला ऐसे है हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन क्या कहता है? राइट टू इंफॉर्मेशन, देखिए, ये एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है जो कि 2005 में पास हुआ था। इसको आप ऐसे शुरू कर सकते हैं। द एक्ट एम्पावर्स एवरी सिटीजन टू सीक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ऑब्टेन्स कॉपीज ऑफ एनी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्ट एनी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, वर्क्स एंड रिकॉर्ड्स एंड टेक सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल्स ऑफ एनी गवर्नमेंट वर्क। मतलब ये पावर देता है सिटीजन को कि कोई भी गवर्नमेंट से किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी मांग सकता है। जैसे हम एग्ज़ाम होता है उसकी कॉपी मांगते हैं, उसकी एक कॉपी मांगते हैं कि आपको कितने कहाँ पे कैसे मार्क्स मिले। जैसे बार का एग्ज़ाम चल रहा है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि कितने ही लोगों ने आरटीआई डाली हुई है। जो हम आरटीआई बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, वही होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कि कितने बच्चे अपेयर हुए एग्ज़ाम में, कितना कट ऑफ गया, ये सब आप पूछ सकते हैं। और इस एक्ट के अंतर्गत जो जिस भी सरकारी विभाग में आप ये आरटीआई डालते हैं, वो लोग बाध्य होते हैं, मीन्स कंपल्सरीली उनको आपके सवाल का जवाब देना ही है। जो भी आपके क्वेश्चन से, जो भी आपकी क्वेरीज है, उसके ऊपर आपको जवाब देना है दिए हुए वक्त में। और इसमें जितने भी सरकारी विभाग हैं सब आते हैं, ठीक है। ये 2005 में पास हुआ था। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें मैंडेट है कि रिस्पॉन्स देना ही देना है। अब इससे होता क्या है? इससे ये होता है, इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। मतलब जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज, जितने भी सरकारी विभाग है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आती है, वहाँ पे पारदर्शिता आती है। कोई भी अपने आसपास कोई भी एक पोस्ट ऑफिस में जा सकता है। वन कैन गो टू एनी ऑफ द पोस्ट ऑफिसेज एंड सबमिट हिज हर एप्लीकेशन फॉर द आरटीआई काउंटर। मतलब वहाँ पे सब पोस्ट ऑफिस में एक आरटीआई काउंटर होता है, वहाँ पे आप जाके ये कर सकते हैं ये प्रोसेस। द रिसिप्ट विल बी इशूड एज एन एक्नॉलेजमेंट एंड इट इज़ देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू डिलीवर इट टू द राइट पीआईओ। मतलब फिर आप जब पोस्ट ऑफिस पे जब ये कर देंगे तो उससे सही जगह पहुँचाने की जिम्मेदारी पोस्ट ऑफिस पे आ जाती है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे आपकी जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उसे आप पोस्ट करते हैं, फिर वो सही जगह पहुँचती है। फिर वहाँ से आने में थोड़ा वक्त ज़रूर लग जाता है, आपको एक टाइम पीरियड मिल जाता है। और उसी के अंतर्गत जैसे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ज़्यादा इमरजेंसी नहीं हुई, जैसे भी कोविड-19 चल रहा है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आपको उसका जवाब ज़रूर मिलता है।
तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप आरटीआई कर रहे हैं तो उसके पीछे एक जेन्युइन रीज़न भी होना चाहिए, क्योंकि अगर रीज़न जेन्युइन नहीं हुआ तो फिर हो सकता है आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो। ओके, तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। सिटीजन डू नॉट रिक्वायर टू रिवील हिज आइडेंटिटी गिव्स मोर पावर टू द हैंड्स ऑफ सिटीजन्स हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। मतलब सिटीजन को अपनी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है उस लेटर में कि आप कौन है, कहाँ से क्या लिख रहे हैं, ठीक है। ये हम सिटीजन को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है, और ये करप्शन जो भ्रष्टाचार है हमारे देश में जितना बढ़ रहा है उसे रोकने हेल्प करता है। आप इसमें अन्ना हज़ारे का एग्जांपल देख सकते हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जो लोकपाल बिल आया था ना, कि जितने भी सरकारी ऑफिसर से उनके पास कितना क्या है, मतलब अगर किसी के पास कोई कंप्लेन है तो अपनी आइडेंटिटी बिना बताए वो उसमें कर सकता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में आपको लेटर बताऊंगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो टेक केयर।